हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी हिस्ट्री की क्लास का ये चौथा दिन है और आज हम इसमें मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप में से कई बच्चों को क्या है, ये वंश याद नहीं होते। जो मगध राज्य है ना, इसमें इतने सारे वंश और इतने राजा आए थे कि उनके नाम याद नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको सुनते ही इनके नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं, आपको बल्कि सीरियल में नाम याद होंगे और आप चाह के भी उनको नहीं भूल पाओगे। तो आप देखिए और आप देखने के बाद ये बोलोगे कि मैडम बस मज़ा ही आ गया सुन के, ये इतने अच्छे से इसमें मैंने ट्रिक करवाई हुई है। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम मगध राज्य के बारे में। अच्छा, जो वैदिक सभ्यता आई थी ना, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे भारत में 16 महाजनपद हो गए थे, ठीक है। जैसे जनपद जनपद का जो 2-3 जनपद मिला के ऐसे जो समूह होता था उनको महाजनपद बोलते थे। तो उनमें से एक था मगध। तो हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध कहाँ पे था? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था ये। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात क्या, मगध जनपद बिहार में गंगा नदी पर स्थित था, ठीक है। बिहार में था ये, गंगा नदी पर। इसकी पहली राजधानी क्या थी? राजगृह यानी राजगीर। और दूसरी राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र यानी पटना, ठीक है। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी थी। तो एक तो राजगृह थी और एक पाटलिपुत्र। अच्छा, जो राजगृह थी उसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। अब हम आगे पढ़ेंगे बिंबिसार कौन था। तो राजगृह की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। और जो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं वंश। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी कटिंग हो रही है तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करना। मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे क्या लिखा होगा, आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा देख के। तो प्लीज़ इस कटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। देखिए, सबसे पहला वंश कौन सा था हमारा? हर्यंक वंश। देखो, तो कैसे याद करेंगे हम? सबसे पहले हर्यंक से याद कर लेंगे। हरे, तो हरे बम बिंबिसार। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ, पहले जो ये हर्यंक वंश है ना, इसमें इसका संस्थापक था जो, यानी पहला राजा लगा लो, कौन था? बिंबिसार। उसके बाद इनका बेटा कौन है? अजातशत्रु। फिर उसका उत्तराधिकारी बेटा था जो, वो उदयन। और फिर नागदशक, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? देखो, हर्यंक, हर्यंक से हरे, हरे रंग के बम गिराए गए, ठीक है। किसके ऊपर गिराए? शत्रु के ऊपर। हरे रंग के बम शत्रु पर गिराए गए, जिससे कि क्या हुआ? उदय हुआ। किसका उदय हुआ? नाग का, ठीक है। देखो दोस्तों, ट्रिक आप कैसे भी याद कर सकते हो, मैंने जैसे याद किया था मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। हरे रंग के बम शत्रु पर गिराए गए, जिससे कि उदय हुआ नाग का, ठीक है। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ये। फिर उसके बाद देखो, नाग लास्ट में कौन था? नाग। तो नाग दशक, इसकी हत्या किसने की थी? शीशु नाग ने। नाग से याद रखना, यहाँ भी नाग है और यहाँ भी नाग है। तो नाग दशक की हत्या किसने की थी? शीशु नाग ने। और किस वंश की स्थापना की थी? शीशु नाग वंश की, ठीक है। तो एक बार यहाँ देखते हैं हम, हर्यंक वंश पूछ लेते हैं। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बिंबिसार। बौद्ध धर्म को अपना रखा था इन्होंने, बिंबिसार। फिर उनकी हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने, ठीक है। उनके बाद अजातशत्रु आए। फिर उनके बाद कौन आए थे? उदयन। फिर इनकी हत्या किसने की थी? नागदशक ने, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, या फिर हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। या फिर सीरीज पूछ लेते हैं कि सीरीज बताओ क्या थी। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है शिशुनाग वंश। अब इसमें देखो क्या था, शिशुनाग वंश में क्या था? इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया? कालाशोक। और उसके बाद फिर कौन आया? नंदी वर्धन। देखो, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे नाग से खत्म हुआ था तो नाग ने क्या किया? शीशु को डस लिया, ठीक है। नाग ने शीशु को डस लिया। और जब शीशु को डसा तो क्या हुआ? वो मर गया। और मरने के बाद लोग उसका क्या करने लगे? शोक मनाने लगे, ठीक है। नाग ने शीशु को डसा और उसके मरने पर लोग शोक मनाने लगे। अब शोक मना रहे थे तो उसके माता पिता क्या करते हैं? उसको बचाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। तो वो एक नंदी बैल है जो उनके पास, वो गए शिव जी के पास जाने के लिए। तो वो नंदी बैल के पास गए। तो समझ आ गया होगा। शिशुनाग वंश, इसमें क्या था? पहले शिशुनाग, कालाशोक और नंदी वर्धन। यानी शिशु था जो, उसको नाग ने डस लिया, फिर उसके लिए शोक मनाया गया, फिर वो नंदी बैल के पास गए। तो नंदीवर्धन इसमें लास्ट थे। नंदीवर्धन की देखो हत्या किसने की थी? आगे महापद्यानंद ने।
और नंद वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, तो नंद वंश और संस्थापक कौन आए? महापद्य नंद। तो अब कैसे याद करोगे नंद वंश के बारे में? कैसे करोगे? देखो पीछे जो हमने अभी किया था, ये लास्ट में क्या था? नंदीवर्धन था। इधर नंदीवर्धन था ना लास्ट, तो नंदी से याद रख लेंगे हम नंद। नंदी से क्या याद रखेंगे हम? नंद। तो नंदीवर्धन के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। और नंद वंश में कौन से थे? पहले महापद्य नंद, महान आदमी था ये। ठीक है, तो महापद, इसमें तो 2 ही नाम है, आप याद भी रख सकते हो। पहला महापद्यानंद और फिर दूसरा था घनानंद। ठीक है, महापद्यानंद और लास्ट में फिर बाद में कौन आए थे? घनानंद। घनानंद इसमें लास्ट थे। अब देखो घनानंद की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, इसका भी एक अपना इतिहास था। क्या इतिहास था? जैसे घनानंद था ना, इसने क्या किया? जो एक फेमस नाम सुना होगा अपने, चाणक्य या फिर कौटिल्य भी बोलते हैं जिसको, उसकी क्या की थी? बेइज्जती की थी। तो इसलिए चाणक्य ने बदला लेने के लिए क्या किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य है जो इसका पालन पोषण किया था, इसको मतलब कि आगे शिक्षा दी मतलब युद्ध वगैरह के बारे में सिखाया। ठीक है, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? इसका बदला लेने के लिए, चाणक्य का बदला लेने के लिए घनानंद की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो घनानंद की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये मौर्य वंश का जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो नंद वंश के बाद कौन सा आया फिर? मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन थे? पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म अपना रखा था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? बिंदुसार आए। ठीक है, बिंदुसार को क्या बोला जाता है? अमित्र घात बोला जाता है। अमित्र घात मतलब जो इनके अमित्र हैं, अमित्र यानी शत्रु, उनका घात करते थे ये, उनका विनाश करते थे। ठीक है, तो बिंदुसार को क्या बोला जाता है? अमित्र घात यानी शत्रु का विनाशक। अब बिंदुसार के बाद कौन आए? अशोक आए। अशोका दी ग्रेट, सबको पता है इनके बारे में, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। जो इनका कलिंग का युद्ध हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसमें लास्ट कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, तो मौर्य में कौन आए? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद कौन थे? बिंदुसार, फिर अशोक और फिर बृहद्रथ। इसको कैसे याद करोगे? देखो चंद्र मतलब चांद, तो चांद में क्या है? बिंदु है। बिंदु मतलब डॉट डॉट, दाग है, सुना होगा ना कि चांद में दाग है, तो चांद में क्या है? दाग है, यानी बिंदु, डॉट डॉट है। और उस वजह से क्या हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है। चांद में बिंदु है यानी दाग है, जिसकी वजह से क्या है? बहुत ही ज़्यादा हमें शौक होता है। ठीक है, और बृहद्रथ मतलब कि बहुत बड़े बड़े वे दाग हैं। ठीक है, शौक होता है। क्यों शौक होता है? क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े दाग है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। अब जो बृहद्रथ है इसकी हत्या कौन करते हैं? बाद में शुंग वंश करता है। ठीक है, शुंग वंश में कौन था? पुष्यमित्र शुंग, इन्हीं के, बृहद्रथ के ही प्रधानमंत्री थे ये पुष्यमित्र शुंग। तो ये इनकी हत्या कर देते हैं और गद्दी पर आ जाते हैं। तो कौन से वंश की स्थापना करते हैं ये? शुंग वंश, या फिर ब्राह्मण वंश भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण आ गए थे अभी यहाँ पे। तो शुंग वंश या फिर ब्राह्मण वंश। अब देखो शुंग वंश या फिर ब्राह्मण वंश है, जिसमें पहले कौन थे? अभी क्या हमने? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन आए? अग्निमित्र, और फिर बाद में कौन आए? देवभूति। इसको कैसे याद करोगे? देखो पुष्य यानी पुण्य याद कर लेना कि हमें पुण्य मिलता है। कब मिलता है? जब हम अग्नि देव की पूजा करते हैं। ठीक है, पुण्य मिलता है, इसे ऐसे नए से याद कर सकते हो। पुण्य मिलता है कब मिलता है? जब हम अग्नि देव की पूजा करते हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना। अब शुंग वंश के बाद कौन सा आया था? फिर कण्व वंश आया था। ठीक है, और देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। देव से याद कर, जैसे यहाँ पे देव था ना, देवभूति, तो ये देव से क्या हो गया? वासुदेव। तो वासुदेव ने हत्या की थी और कण्व वंश की स्थापना की थी इसने। तो वासुदेव आया, और फिर लास्ट में इसमें कौन था? सुशर्मा। ठीक है, बीच वालों का कोई पता नहीं है इतिहास में। तो लास्ट में कौन थे? सुशर्मा, और इसकी हत्या किसने की थी? शिमुक ने। ठीक है, सु से याद रख लेना, स से स, तो शिमुक ने हत्या की थी। और शिमुक कौन था? सातवाहन था। सातवाहन यानी आंध्र वंश था, जो नीचे की साइड था ना साउथ में, तो वे सातवाहन थे ये। शिमुक ने क्या की थी? इसकी हत्या की थी, और सातवाहनों का राज्य आ गया था तब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी वंश याद हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखना तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। बिंबिसार जो हमने पढ़ा था अभी, कौन था बिंबिसार? हर्यंक वंश का पहला संस्थापक था ना, राजा था बिंबिसार।
तो बिंबिसार क्या था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था, मतलब कि महात्मा बुद्ध के समय में ये था। पूछ लेते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है इनमें से किस राजा के समकालीन था, तो बिंबिसार। साथ में क्या था, जो बिंबिसार का पुत्र था कौन, अजात शत्रु। उस पर क्या हुआ था, अजात शत्रु के टाइम पे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान। अब क्या हुआ था, देखो जो महात्मा बुद्ध था वो क्या हो गया, एक टाइम पे बीमार हो गए थे। तो बिंबिसार ने क्या किया, उसका एक वैद्य था, राजवैद्य जीवक नाम का, उसको महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भेज दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए किसको भेजा था, तो किसको भेजा था, जीवक नाम के राजवैद्य को। सिकंदर का समकालीन, अब देखो सिकंदर आएगा, आगे पढ़ेंगे हम सिकंदर के बारे में भी। सिकंदर है जो सबको पता ही होगा कैसे वो दुनिया को जीतते हुए हमारे भारत की तरफ आ रहा था, फिर उसका युद्ध भी हुआ था, पोरस का युद्ध था जो। तो सिकंदर का समकालीन कौन था, घनानंद था। ठीक है, घनानंद। घनानंद को मारने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ये हमने पीछे किया भी था कि चाणक्य थे जो, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी घनानंद को मारने के लिए। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो पूछ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 322 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम समय था वो कहाँ बिताया था, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। अब देखो सेल्यूकस निकेटर, इसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये मेगास्थनीज था जो एक विदेश में रहने वाले थे, मतलब मेगास्थनीज उसका राजदूत था, विदेशी राजदूत था ये सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो इसको भी किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से। ये हमने पढ़ा था ना कि भद्रबाहु वहाँ से चले गए थे कर्नाटक में, तो वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक 269 बीसी में गद्दी पर बैठा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अशोक पूछ लेते हैं कब गद्दी पर बैठा था, 269 बीसी में बैठा था, और गद्दी पर बैठते समय वह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, तो अवंती का वो राज्यपाल था। पूछ लेते हैं कि उस टाइम अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का। अच्छा, कलिंग उड़ीसा में है जो, कलिंग का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। इससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मतलब इस युद्ध में जो अशोक है इतना ज़्यादा खून बहाया था उसने, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, मतलब उसको बहुत शौक हुआ और उसने क्या, बुद्ध धर्म को अपना लिया था। कब हुआ था कलिंग का युद्ध, 261 बीसी में। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अशोक ने जिसका बेटा था महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा थी, उनको बौद्ध के प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेज दिया था। शिलालेख का प्रचलन किया, किसने किया था, अशोक ने। ठीक है, उससे पहले शिलालेख यानी जो पत्थरों पर लेख लिखे जाते थे उनका प्रचलन किसने किया था, अशोक ने। और जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी कितनी संख्या है, 14। शिलालेखों की खोज किसने की थी, फैंथलेर ने, जो फैंथलर थे उन्होंने इनकी खोज की थी। कब की थी, 1750 ईस्वी में फैंथलेर ने। और उसके बाद क्या है, कलिंग था जो उड़ीसा में, जिसकी राजधानी क्या थी, तोसली थी। इस युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि जो कलिंग का युद्ध है इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, वो 13वें शिलालेख में। ठीक है, 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे, तो किसने पढ़े थे, जेम्स प्रीसेप ने पढ़े थे। कब पढ़े थे, 1837 में। देखो शिलालेखों के बाद जो अभिलेख है उसके बारे में हमें पता तो कब चला था, 1750 ईस्वी में, लेकिन ये पढ़े कब गए थे, 1837 में। किसने पढ़े थे, जेम्स प्रीसेप ने। अशोक के अब जो स्तंभ लेख थे, स्तंभों पर जो लेख लिखे गए थे उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, पूछ लेते हैं कि स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, या फिर जो शिलालेख है उनकी संख्या कितनी थी।
ठीक है। तो जो सबसे छोटा स्तंभ लेख था उसका नाम क्या था? रूमी दई, रूमी दई। सबसे बड़ा अभिलेख, अब जो अभिलेख हमने पढ़े थे पीछे, तो उसमें सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? 7वां था। अच्छा ये देखो, कारले का चैत्य, अजंता, एलोरा की गुफा, इनका निर्माण किसने करवाया था? सातवाहनों ने करवाया था। कारले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाएं, इनका निर्माण किसने करवाया था? सातवाहनों ने। दक्षिणापथ के स्वामी किसे बोला जाता है? सातवाहनों को, ठीक है। दक्षिण में इनका राज था ना, तो दक्षिणापथ के स्वामी किसको बोलते हैं? सातवाहन को। अब हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 BC में। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु। सेनापति कौन थे इनके? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। जो हमने देखा था ना कि इस राजदूत आया हुआ था सेल्यूकस निकेटर, तो ये सेनापति था किसका था? सिकंदर का। अच्छा इनका प्रिय घोड़ा था जिसका क्या नाम था? बहुकेफला, ठीक है, बहुकेफला। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 323 BC में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ, देखो अभी क्या था हमने पोरस पे, आप क्या थे ने युद्ध किया था, पोरस का युद्ध हुआ था जो। तो सिकंदर ने, पंजाब का शासक था ये पोरस, जैसे वो भारत में आ रहा था ना, तो इधर पंजाब की साइड जैसे वो आया, तो पंजाब का राजा था पोरस, तो उसके साथ इसका युद्ध हुआ था। और कहाँ हुआ था? हाइडेस्पीज या फिर झेलम वितस्ता नदी पर युद्ध हुआ था, ठीक है। इस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, झेलम नदी के किनारे, या फिर हाइडेस्पीज भी बोला जाता है इसको। मुद्रा राक्षस, अच्छा जो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे? विशाख दत्त। अच्छा ये चीज़ें हैं ना जो, वो आप फैक्चुअल हैं, आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो आप देख लो। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, ठीक है। फिर उसके बाद सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने, सबको पता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या क्या थी? देखो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद दूसरी कौन सी थी? तक्षशिला, और फिर उज्जैन। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। मतलब मौर्य साम्राज्य आते आते मतलब इतना विशाल हो गया था ना, तो उनको 2-3 जगह अपनी राजधानी बनानी पड़ी ताकि वो सभी जगह का शासन देख सकें। अशोक के अभिलेख थे जो प्राकृत भाषा में और देवनागरी लिपि में लिखे हुए थे। सातवाहनों के प्रमुख शासक कौन थे? देखो सातवाहनों के प्रमुख शासक कौन थे? गौतमीपुत्र शातकर्णी, ठीक है। गौतमीपुत्र शातकर्णी थे जो इनके प्रमुख शासक थे। रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अच्छा ये देखो, विदेशी आक्रमण होने लगे थे फिर भारत पर। तो विदेशी आक्रमण जो हुए थे किस क्रम में हुए थे? पहले तो हिंद यूनानी है जो, वो आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, और फिर कुषाण आए। तो ये छोटे मोटे शासक ही थे, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था इसके अंदर। भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किसने किया था? देखो विदेशी शासक जो आए थे ना, तो उनमें सबसे पहली बार आक्रमण किसने किया था? बैक्टीरिया नाम का शासक था एक। कौन था? बैक्टीरिया का शासक कौन था? डेमीट्रियस, ठीक है। बैक्टीरिया जो जगह थी वहाँ का शासक था डेमीट्रियस, उसने किया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? देखो सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? हिंद यूनानियों ने, ठीक है। और किस टाइम पे किए थे? जब कुषाणों का शासनकाल चला हुआ था, कुषाणों के टाइम पे इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट है जो, या फिर गांधार कला कहा जाता है जिसको, किसने चलाई थी? वो हिंद यूनानियों ने चलाई थी। पहला शक राज्य कौन था? मोह था। सुदर्शन झील, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील है जो, वो क्या था? सुदर्शन झील गुजरात के अंदर है। इसका निर्माण मौर्य वंश ने करवाया था, ठीक है। फिर इसका जो पुनर्निर्माण हुआ था ना जो, वो किसने करवाया था? शक राजा था एक, रुद्रदामन प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि जो सुदर्शन झील है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। और दूसरी बार जो पुनर्निर्माण करवाया था इसका, वो गुप्त वंश के स्कंद गुप्त ने करवाया था, ठीक है। गुप्त वंश के स्कंद गुप्त ने 2 बार पुनर्निर्माण हुआ था, पहली बार रुद्रदामन प्रथम और दूसरी बार स्कंद गुप्त। अच्छा विक्रम संवत क्या होता है? देखो विक्रम संवत क्या है? 58 BC है जो, उसको विक्रम संवत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उस टाइम पे क्या होता है? जो शक थे, शकों पर उज्जैन की विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर उज्जैन की विजय हुई थी, इस उपलक्ष्य में विक्रम संवत बनाया जाता है 58 BC में। फिर कुषाण आ जाते हैं, ठीक है। तो कुषाण के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस ये संस्थापक थे। इसका प्रतापी राजा कनिष्क था। अच्छा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कनिष्क का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतापी राजा कनिष्क था। और कनिष्क क्या था? देखो इसने बौद्ध धर्म का महायान है जो, इसको अपना लिया था, महायान का
अनुयायी था ये, ठीक है। तो राजधानी कौन सी थी इनकी? पुरुषपुर पूछ लेते हैं, राजधानी कौन सी थी कुषाणों की? तो पुरुषपुर या फिर पेशावर भी बोलते हैं उसको, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद आ जाता है शक संवत। अच्छा, संवत याद कर लेना, तो कई बार पूछ लेते हैं डेट इनकी। तो शक संवत क्या था? 78 ईस्वी। ईस्वी है ये। 78 ईस्वी कब थे? जब कनिष्क गद्दी पर बैठा था, ठीक है। जब गद्दी पर बैठा था कनिष्क, कब? 78 ईस्वी में, तब शक संवत मनाया जाता है। कनिष्क का राजवैद्य, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। और चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, अच्छा देखो, बौद्ध धर्म है जो, उसका विश्वकोश किसको बोला जाता है? महाविभाष सूत्र को। महाविभाष सूत्र। और किसने लिखा था ये? वसुमित्र ने। वसुमित्र। बुद्धों की रामायण, बुद्ध की रामायण किसको बोला जाता है? बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित। और किसने लिखी थी ये? अश्वघोष ने, ठीक है, अश्वघोष ने। कनिष्क के दरबारी कौन से थे? देखो, कनिष्क के दरबारी कौन कौन से थे? वसुमित्र भी थे, अश्वघोष और नागार्जुन। तो ये इसके क्या थे? दरबारी थे। पूछ लेते हैं किसके दरबारी थे, तो कनिष्क के थे ये। उसके बाद देखो, नागार्जुन ने क्या दिया था? एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता यानी जो रिलेटिविटी है, इसका सिद्धांत दिया था इसने। और ये कहाँ लिखा गया है? माध्यमिक सूत्र में। भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है? नागार्जुन को। गांधार शैली या फिर मथुरा शैली है जो, इसका विकास कब हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। कनिष्क के समय में किसने किया था गांधार शैली का विकास? जो इंडो ग्रीक थे ना, हिंद यूनानी, उन्होंने किया था। अजंता की गुफा, कार्ले की गुफा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? सातवाहनों के टाइम पे हुआ था ना, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको सभी राजाओं के नाम याद हो जाएंगे।